नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे उपन्यास व कहानी में अंतर। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। सबसे पहले कहानी एवं उपन्यास में अंतर। गद्य साहित्य की अनेक विधाओं में कहानी और उपन्यास का विशेष महत्व है। कारण क्या है कि दोनों ही विधाओं में सबसे पहले कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। दादी, नानी, परदादी, परनानी और उनसे भी पहले कई पीढ़ियों में इस विधा का जन्म हुआ, जब संभवतः विज्ञान के कोई भी ऐसे संसाधन आम जन को उपलब्ध नहीं थे जिससे वे अपना मनोरंजन कर सके। अंततः कल्पना लोक में खोकर बुनी गई कहानियाँ ही उस समय व्यक्ति के मनोरंजन का प्रमुख साधन बनी। इन कहानियों को, जिन्हें केवल श्रवणेंद्रियों के बल पर व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करते रहे, जब एक कहानी के आसपास और भी कई सह कहानियाँ बुनती और जुड़ती चली गई तो कहानी का क्षेत्र व्यापक बन गया। निस्संदेह इसे कंठस्थ रख पाना आसान नहीं था, किंतु जब टंकण और मुद्रण व्यवस्था लोगों को उपलब्ध हुई और इन कहानियों के व्यापक स्वरूप को सहेज पाना आसान हुआ, जिसे उपन्यास विधा के रूप में जाना गया। यह सच है कि उपन्यास कहानी का ही विस्तारित रूप है, किंतु कहानी और उपन्यास के अंतर को यदि हम देखते हैं तो प्रेमचंद के शब्दों से अंतर को बेहतर समझ पा सकते हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। दोबारा प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसे चित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें संपूर्ण मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृद्ध रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। नहीं, उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वैसा कहानी के बारे में प्रेमचंद जी कहते हैं, वैसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेलबूंटे सजे हो, अभी तो वह गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपनी समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तथ्यों के आधार पर हम कहानी और उपन्यास के अंतर को स्पष्ट करें तो इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला अंतर है कथानक के आधार पर। कथानक को हम एक नींव कह सकते हैं जिसके बल पर चाहे कहानी हो या उपन्यास हो, उपन्यास रूपी भवन टीका होता है। कहानी में कथानक की अनिवार्य शर्त नहीं होती है, किंतु उपन्यास में कथानक की प्रधानता होती है। कहानी में जीवन की एक घटना का वर्णन होने से इसका स्वरूप छोटा होता है, वही उपन्यास में संपूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। एक मुख्य घटना से जुड़ी कई अन्य घटनाएं उपन्यास की पृष्ठभूमि को विस्तृत बनाती हैं। मानव जीवन के छोटे से छोटे जीवन व्यापार का इसमें समावेश किया जाता है। कहानी में जहाँ जीवन के एक अंग का वर्णन होता है, वही उपन्यास में कई अन्य गौण कथाएं भी सम्मिलित होती है। हम कह सकते हैं कि कहानी जीवन का एक बिंदु है तो उपन्यास एक गहरी सरिता है। कहानी में पाठक केवल एक ही कथा का आनंद ले पाता है, वही उपन्यास में पाठक को कई कथाओं का आनंद मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उपन्यास में कथानक जहाँ साध्य के रूप में होता है, वही कहानी में वह साधक बन जाता है। दूसरा अंतर है चरित्र चित्रण के आधार पर। कथानक की तरह चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर है। प्रथम अंतर देखें तो उपन्यास का क्षेत्र काफी विस्तृत है, क्योंकि ये जीवन की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो जाहिर है एक दीर्घकालीन एवं विशाल स्वरूप की रचना है। मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा में उसका संबंध कई चरित्रों से पड़ता है। इस दृष्टि से उपन्यास में कई चरित्रों का समायोजन होता है। वही कहानी जीवन के एक छोटे से अंश को प्रस्तुत करती है, इसलिए एक संक्षेप परिवेश में है, जाहिर अपेक्षाकृत कम लोगों से जुड़ पाता है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित होती है। इस संबंध में प्रेमचंद जी ने कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। कोई कहानी में बहुत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यह हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र के एक अंग को दिखाना होता है। तीसरा अंतर है कथोपकथन के आधार पर। कहानी की परिधि या आकार उपन्यास से अपेक्षाकृत छोटा होता है। सीमित पात्र एवं छोटे प्रसंग एवं जीवन की छोटी सी घटना का वर्णन होने के कारण जाहिर है पात्रों के बीच संवादों की गुंजाइश भी कम होती है।
2-3 पात्रों के बीच के कथान की अवधि लगभग 10 मिनट में समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कहानीकार किसी एक लक्ष्य को लेकर चलता है और जब वो लक्ष्य पूर्ण होता है तो कहानी समाप्त हो जाती है। वही उपन्यास जैसा कि एक दीर्घकालीन रचना है, संपूर्ण जीवन चक्र में कई घटनाएं घटित होती है और निरंतर नवीन संपर्क स्थापित होते हैं। संवाद उनका प्रमुख माध्यम होता है क्योंकि कथानक को पात्र नए संवाद ही आगे बढ़ाते हैं। अंततः उपन्यास में संवादों की एक लंबी श्रृंखला होती है और उपन्यासकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने संवादों को गढ़ते समय भाषा, शैली व रोचकता का पूर्ण ध्यान रखे। ये संवाद के किसी भी कथानक को प्राणवान बनाते हैं। चौथा अंतर देखें, शिल्प विधान के आधार पर। शिल्प विधान की दृष्टि से कहानी और उपन्यास का अपना अपना विधान होता है। उपन्यास के कथानक में कथा का आदि, मध्य और अंत घटित होता है। विस्तृत स्वरूप होने से उपन्यास में भूमिका की गुंजाइश होती है। कहानी के आधार पर उपन्यास की रचना उतनी कठिन नहीं जितनी उपन्यास से कहानी का निर्माण होता है। जबकि कहानी की बात करें तो उसका कोई निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है। जीवन के किसी भी एक क्षेत्र से घटना चुनकर कथाकार उसे कहानी का स्वरूप दे सकता है। कहानी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वह कहीं बीच से उठाई जा सकती है। आधुनिक कहानी एवं लघु कथा के दौर में तो कहानियों का आरंभ ही चरम सीमा से होता है। साथ ही प्राचीन काल में जहाँ कथा का समापन दुखांत, सुखांत या प्रसादांत होता था, किंतु आज कथा पाठक के मन में उत्सुकता छोड़ देती है। कई बार कथाकार कहानी का समापन पाठक की कल्पना पर छोड़ देता है। देश काल और वातावरण के आधार पर कहानी और उपन्यास में अंतर। उपन्यास एक ऐसा वातावरण है जिसके रास्ते पर हम बहती हुई चेतना के प्रवाह का अवलोकन करते हैं। कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय रूपक के दृश्य खुलते हैं। सीमित क्षेत्र, सीमित पात्र तथा लघु अवधि में देश, काल और वातावरण भी सीमित होता है। उदाहरण के लिए कफन अथवा पूस की एक रात कहानी जिसका परिदृश्य केवल एक कथानक के लिए निर्मित होता है। पूस की रात, पूस की ठंड, रात का समय अथवा एक छोटे से गांव में अलाप में आलो गूंजते पिता पुत्र के आसपास ही कथा समाप्त हो जाती है। किंतु गबन को देखें तो जहां जालपा का बचपन जहाँ गुजरा, वह परिवेश, फिर ससुराल, फिर कलकत्ता, इन सब के आसपास के वातावरण को जोड़कर उपन्यासकार ने उपन्यास की रचना की है। वहाँ के संस्कार, संस्कृति, खान पान, लोगों के जीने का तरीका, सभी का समावेश उपन्यास में देखने को मिलता है। अगला अंतर देखते हैं भाषा शैली के आधार पर। कहानी का उद्देश्य किसी एक घटना को निरूपित करना होता है। विशेष क्षेत्र, विशेष समाज अथवा समूह के बीच घटने वाली एक छोटी सी घटना को चित्रित करने हेतु कहानीकार को किसी विशेष भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल क्षेत्र विशेष के बारे में अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर कहानी की सर्जना कर सकता है। वहीं उपन्यास की रचना करने से पहले उपन्यासकार पात्र के जीवन में समस्त घटनाक्रम, उस वातावरण तथा वहाँ की भाषा शैली को जानना बहुत आवश्यक है। जितने अधिक चरित्र उनके अनुसार उतनी ही भाषा शैली, संवादों की रचना में उपन्यासकार को एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। वातावरण एवं पात्रों के अनुरूप बिंब एवं प्रतीकों की रचना, ये सब मिलकर ही किसी उपन्यास की रोचकता को बढ़ाते हैं। किंतु कहानी में कहानीकार को अपेक्षाकृत कम श्रम की आवश्यकता होती है। उदाहरण गबन में रमानाथ, जालपा, देवीदीन, दयानाथ, रतन, इंदुभूषण, जोहरा आदि पात्रों के लिए उनके अनुरूप संवाद तैयार करने हेतु उपन्यासकार को इन समस्त चरित्रों के आचार, व्यवहार, विचार, भाषा का अध्ययन करना होता है। निस्संदेह कहानी अथवा दोनों में ही भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक लेखक का गंभीर दायित्व है। उद्देश्य के आधार पर यदि हम मंत्र देखें तो जिस तरह एक समझदार व्यक्ति जीवन में कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता है, उसी तरह एक लेखक कोई भी रचना बिना उद्देश्य की नहीं रचता है। फिर चाहे वह कहानी हो या उपन्यास, उद्देश्य की दृष्टि से इसमें अंतर हो सकता है। जैसे कहानी की रचना ही किसी एक उद्देश्य की दृष्टि में रखकर की जाती है। फिर चाहे वह पुरस्कार कहानी में नारी के निश्चल प्रेम को दर्शाना हो, या छोटा जादूगर में एक बालक के स्वाभिमान को दर्शाना हो, या फिर ईदगाह में बालक का दादी के प्रति प्रेम, कफन में निष्ठुरता की परिकाष्ठा ही क्यों न हो। वही उपन्यास में एक प्रधान घटना के साथ साथ कई अन्य गौण घटनाएं भी जुड़ी होती है। लेखक का उद्देश्य प्रत्येक घटना से कोई न कोई संकेत पाठकों तक पहुंचाना होता है। फिर वह गबन की मुख्य घटना नारी की आभूषण प्रियता हो, या रतन के बेमेल विवाह एवं वैधव्य की समस्या हो। इसी प्रकार रमानाथ की मिथ्या आडंबर की हो, या जोहरा के प्रति समाज का अपेक्षापूर्ण व्यवहार हो। धन्यवाद।